हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बात की थी जेंडर की। जेंडर को हमने समझा था। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि कास्ट क्या है, कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं सोसाइटी में। तो जब हम इन सब तमाम चीज़ों को समझेंगे तो हम कास्ट की एक ओवरऑल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे और अपने चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब हम कास्ट की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें मोटे तौर पर, तो कास्ट शुरुआती दौर में जो बनाई गई थी और जो ये बनी थी, ये कर्म के बेसिस पर थी। बेसिकली कोई भी व्यक्ति समाज में होता है तो वो कुछ काम करता है, तो उस काम को ध्यान में रखते हुए इस कास्ट को बनाया गया, इस जातीय व्यवस्था को, इसकी संरचना हुई। लेकिन बाद में क्योंकि ह्यूमन नेचर पावर सीकिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। पावर सीकिंग प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि कोई किसी व्यक्ति के पास शक्ति है, पावर है, तो उस शक्ति को बनाए रखना चाहता है। वो अगर वो उस शक्ति को बनाए रखना चाहता है, ऐसा व्यक्ति का ह्यूमन नेचर है। तो कास्ट जब कर्म के बेसिस पर थी तो वहां पर कुछ काम व्यक्ति करता था, और वो काम वो करता था तो कैसे कोई काम बड़ा होता है, छोटा होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति सोसाइटी में कोई काम करता था तो वो चाहता था उस काम को हमेशा करता रहे, है ना, करता रहेगा, उसके बच्चे होंगे, जनरेशन में वो सब काम उसी को वो होल्ड करता गया, और उसको ऐसा लगने लगा कि ये काम मेरे ही हैं, इस पर किसी और का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से काम क्या हुआ, कंटिन्यू। तो इस तरीके से जो काम का जो डिवीज़न था वो होता चला गया। लेकिन ये व्यवस्था विद इन द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, चेंज होती गई। अब ये काम वाली जो व्यवस्था थी, ये काम को छोड़ करके जन्म के आधार पर आ गई, जहाँ पर लोग का किसी कैटेगरी, मान लीजिए कि ये हैं कुछ ए कैटेगरी है ना, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, या फिर डी कैटेगरी है। ये कुछ कैटेगरी है ना, इनमें किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो इनमें किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो यहाँ पर कोई अगर ए कैटेगरी में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो जो ए कैटेगरी का व्यक्ति है वो ए में ही रहेगा, चाहे अगर उसको पसंद कुछ और है। मान लो एक कैटेगरी वर्षों से पढ़ाई लिखाई काम करते आ रही थी, उसको पढ़ाई लिखाई काम था, उसको सोसाइटी में ज्ञान अर्जित करने का काम था, या फिर यज्ञ करने का काम था, सोसाइटी में जो वेद थे, पुराण, उनको पढ़ने का काम था, और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी का काम था उनके हाथ में। अगर ये काम उनके हाथ में था सोसाइटी का, तो ये उन्हीं को, उसी काम को वो करते आ रहे थे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो नीची कैटेगरी का था, जिसको कास्ट हायरार्की में रखा जाता, नीचे तबके पर, अगर वो पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ सकता था। मतलब मोटे तौर पे देखें कि अगर ए कैटेगरी का व्यक्ति अगर डी में आना चाहे तो शुरुआती दौर में वो आ सकता था। यदि डी कैटेगरी का व्यक्ति ए में पहुंचना चाहे तो वो जा सकता था। इसमें जो ये जो कंपार्टमेंटलाइज जो किया गया था, इसको जो खांचों में जो बांटा गया था, ढांचों में जो बांटा गया था ना, एक संरचना को, कि इस कैटेगरी का व्यक्ति ये होगा, इस कैटेगरी का व्यक्ति ये होगा, उसमें आने जाने की व्यवस्था थी। अगर किसी व्यक्ति का मन और रुचि के हिसाब से वो बदल सकता था। लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बीता, उस बीतने में इनमें ये रिजिडिटी होती चली गई। ये कंपार्टमेंटलाइज जो हुआ सिस्टम, इसमें क्या हो गया, फिक्स हो गया कि जो डी ग्रुप में पैदा हुआ है वो डी ग्रुप में ही रहेगा। या ये कहूँ इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र कैटेगरी में पैदा हुआ है तो वो शूद्र ही रहेगा, वो ऊपर की व्यवस्था में नहीं जा सकता, या वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। या जो क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्रिय कम्युनिटी में पैदा हुआ है वो शूद्र नहीं बन सकता है। बेशक उसका ध्यान फाइटिंग करने में, लड़ने में, या जो शत्रु या सैनिक के जो कार्य हैं उनमें ना हो, बेशक वो कुछ नहीं करना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय ही रहेगा। तो इस तरीके से जो पावर सीकिंग प्रिंसिपल था, जो मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति अपनी उस पावर को बनाए रखना चाहता था, इस तरीके के कास्ट का जो रूप था वो बहुत विसंगत होता चला गया। उसकी जो समस्याएं थी, उसका जो रूप था वो बदल चला गया, सोसाइटी में बहुत ही बुरी तरीके से इस्टेब्लिश होने लगा सोसाइटी में। इस तरीके से कास्ट हमारी शुरुआत दौर पर आई। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कास्ट से हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम जब हमारा जो देश है जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमने अडॉप्ट किया, और जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री बने तो हमारे सबसे पहले चैलेंजेस कास्ट ही थे। क्योंकि
वर्ल्ड में जब हम देखते हैं, अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री देखोगे तो वेस्ट में जब देखोगे तो आप वहाँ पर रेसिस्ट या रेसिज्म होता है, वहाँ पर रेसिस्ट पीपल हैं जो रेस के बेसिस पर, काले गोरे का भेद के बेसिस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन तो जेंडर भी एक यूनिवर्सल समस्या है, जेंडर भी हर जगह ना उसका भी यूज़ होता है, उसका भी उसके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट लोग करते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, वो यूनिवर्सल है, सब जगह होता है। लेकिन जब हम कास्ट को देखते हैं तो कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल इंडिया में होता है ना। इंडिया के अलावा अन्य और अधिकतर कंट्रियों में हमको ये नहीं दिखता है। कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन केवल इंडिया में होता है। इसलिए इंडिया के पॉलिसीज़ के लिए और इंडिया जैसे स्टेट के लिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना और उनको मनवाना एक ना बहुत बड़ा चैलेंज था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। तो लेकिन हमने डेमोक्रेसी को अपनाया क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स थे वो डेमोक्रेसी में ही इस कंट्री को वो देखना चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखना चाहते थे। तो आज हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसमें हम समझते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है। तो आप और हम ये सभी जानते हैं हर एक व्यक्ति किसी न किसी कास्ट में पैदा हुआ है, किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करता है। तो उस कास्ट के बेसिस पर अगर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्योंकि कोई व्यक्ति अगर डी कैटेगरी में पैदा हुआ, मान लो वो शूद्र है ना, तो अगर वो शूद्र कैटेगरी में पैदा हुआ है तो वहाँ उसके शूद्र होने पर भेदभाव होगा। तो कैसे भेदभाव होगा? क्योंकि वो शूद्र है तो दूसरा व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा, कम पावरफुल, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के बेसिस पर भेदभाव होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। इनइक्वालिटी सोसाइटी में इस्टेब्लिश करती हैं। दूसरा क्या है कि अर्बनाइजेशन। तो कास्ट जब प्रिवेल हुआ सोसाइटी में, प्रिवेल था सोसाइटी में, इस्टेब्लिश था पूर्ण मुख्य रूप से, तो जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आई इंडिया में, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आने पर और डेमोक्रेसी अडॉप्ट होने पर, कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हो गया, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया उसको, जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी तो लोगों के अंदर फ्रीडम, इक्वेलिटी और इस तरह के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट उनके जहन में और दिमाग में आने लगे और वो आगे अपनी आवाज़ को उठाने लगे। तो वहाँ पर जो लोग थे, और क्योंकि जो गाँव में जो लोग काम कर रहे थे उनके वो कामों का तरीका बदलने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, तो लोग गांव से शहर की ओर आने लगे। तो ये जो प्रॉपर जो ये व्यवस्था थी गांव से शहर की ओर आने की जो व्यवस्था थी, क्योंकि गांव में ही कास्टिज्म ज़्यादा फैला हुआ था, वहाँ पर जो ज़्यादा जातिगत जो समस्याएं थी वो ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे थे, वहाँ पर लोग है ना जागरूक नहीं थे, वहाँ पर लोग जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं समझते थे, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा प्रिवेल करती थी। और क्योंकि वहाँ पर सब लोग एक दूसरे की आइडेंटिटी जानते थे, वहाँ पर ग्रुप और वहाँ पर मोहल्लों में गांव बटा होता है, तो क्योंकि इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कास्टिज्म होता है, देखने को मिलता है हमको। लेकिन क्योंकि जब अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण इसको बोलते हैं, अर्बनाइजेशन होता क्या है, एक अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो ए शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ से शहर की तरफ जब लोग जाते हैं तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इस अर्बनाइजेशन में कास्टिज्म हमको थोड़ा सा ये कम होने लगा, ये कास्टिज्म ब्रेकडाउन होने लगा, टूटने लगी है व्यवस्था। क्योंकि जब आप शहर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मोहल्ले या आइडेंटिटी जो लोगों की होती हैं, आप बहुत समय से किसी को जानते हो वो नहीं जानते हो, वहाँ पर आप वहाँ पर रहते हो तो वहाँ आप नए होते हो, तो कोई साइड वाला आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस में कौन लोग हैं तो आपको नहीं पता होता है। तो क्योंकि अब आप सबके साथ काम करोगे है ना, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, है ना, ऑफिस में, तो वहाँ आप सबसे पूछोगे नहीं। तो इस तरीके से वहाँ कास्ट के जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रेक डाउन होने लगा है ना, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। दूसरा क्या था? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये क्या होता है? मोबिलिटी क्या होता है कि शिफ्ट फ्रॉम वन occupation to another, those practiced by their ancestors। जो हमारे ancestors कुछ काम करते थे, ठीक है, आज जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके बेटे होंगे, जो उनके और जो रिलेटिव्स होंगे, वो क्या काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो उनके फादर या ग्रैंडफादर करते थे और आज उनके बच्चे भी करते हैं, ये जो काम, वही काम वो अडॉप्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। देखो, शिफ्ट फ्रॉम, जो शिफ्ट था ऑक्यूपेशन टू अनदर, दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। जो मोबिलिटी थी वर्ग की, अगर कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके बच्चे भी वही वो काम करेंगे। तो ये जो इसमें ज़रूरी नहीं है वो काम करेंगे, क्योंकि ये रिजिडिटी ख़त्म हो गई। क्योंकि कास्ट इस बात के समर्थन में थी कि अगर कोई व्यक्ति सफाई
का काम करता है तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, क्योंकि वो उस कास्ट में पैदा हुआ है। लेकिन ये कास्ट मोबिलिटी में चेंज हुई। मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना, गति होना, बदलना। तो यहाँ पर वो बदला कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका जो पिताजी अगर कोई सफाई कर देते तो उसका बेटा सफाई नहीं, जो वो करना चाहे वो करेगा। तो कास्ट का जो प्रिंसिपल था वो चेंज हुआ बेसिकली, ठीक है। दूसरा क्या था कि जो कास्ट हायरार्की क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर हाईएस्ट लोएस्ट एक पदानुक्रम होता है, एक क्रम होता है, एक सीरीज होती है, जहाँ पर एक व्यक्ति सुपीरियर होता है, एक व्यक्ति को इन्फीरियर समझा जाता है, ठीक है। अपनी सुपीरियरिटी के बेसिस पर उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग स्केल होते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो कास्ट हायरार्की होती है। कास्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि जो व्यक्ति जो काम करता है वो ही उस काम करेगा, कोई उस काम को नहीं कर सकता। इसलिए वो उसी पावर को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वही पावर वो अपने बच्चों को एक्सरसाइज कराएगा, किसी और को पावर नहीं देगा, क्योंकि उस पावर में ही सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं। जो प्रिविलेज उसे मिले हुए हैं वो किसी और को वो प्रिविलेज नहीं देना चाहता, इसलिए वो उस पावर को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो कास्टिज्म का भी समर्थन करता है, ठीक है। ये हो गई कास्ट हायरार्की। दूसरा क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग होते हैं, ग्रुप होता है जो कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स करते हैं, कि एक ग्रुप होता है जहां अलग अलग कास्ट होती हैं और वो कास्ट का रेफरेंस लेकर के कि हाँ मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं तुम्हारा भला करूंगा, तुम्हारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करूंगा, तुम्हारी सोसाइटी का डेवलपमेंट करूंगा, क्योंकि कास्ट एक इनएविटेबल ट्रू है। ये मैं जहाँ से आता हूँ, मैं तुम्हारी कास्ट से आता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा तो एटलीस्ट अपलिफ्टमेंट करूंगा। तो यहाँ पर कास्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, लोगों को एक करने के लिए और वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। तो ये होता है बेसिकली कास्ट इन पॉलिटिक्स। दूसरा क्या होता है, पॉलिटिक्स इन कास्ट। जब जो लोग आज तक कास्ट से डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि ये उस कास्ट का इन्फीरियर है ना, ये इससे अनटचेबल है, ये इससे नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी है, इसकी परछाई पड़ने से हम लोग गंदे हो जाएंगे, इस तरीके की जब चीज़ें सोसाइटी में प्रिवेल हो रही हैं और हो रही थी उस समय, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों के साथ भी हम बैठने लगे, क्योंकि हमको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना है उनका, हमको वोट बैंक चाहिए। क्योंकि वोट में क्या हुआ, जो वोट बैंक में जो वोट की वैल्यू थी वो समान रख दी गई, चाहे वो कोई व्यक्ति शूद्र कम्युनिटी का हो, शूद्र कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, दोनों की वोट की वैल्यू जो होगी वो समान होगी। तो अब क्योंकि वोट की वैल्यू समान होगी, तो यहाँ पर आप जो व्यक्ति दलित भी है और जो व्यक्ति गैर दलित है, दोनों की वोट की वैल्यू समान है, तो आपको गैर दलित को मतलब दलित के पास जाना पड़ेगा वोट बैंक को लेने के लिए, वोट बैंक भरने के लिए। तो अब यहाँ पर यही उसके पास एक रीजन बचा। तो जो जातिगत व्यवस्था थी, एक बड़ी जाति का व्यक्ति छोटी जाति के व्यक्ति के पास भी जाने लगा उससे वोट के लेने के लिए। तो यहाँ पर एक इंक्लूसिवनेस आई, जाति भी यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई। तो यहाँ पॉलिटिक्स इन कास्ट में, पॉलिटिक्स में भी जाति का इस्तेमाल होता है और जाति का इस्तेमाल भी पॉलिटिक्स में होता है। दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इस तरीके से हम कास्ट को न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी हम कुछ जगहों को इसको देखते हैं, और इंडिया में तो ये एक्सट्रीम लेवल पर है ही, और आज भी ये सोसाइटी में व्याप्त है हर तरीके से, है ना, और सोसाइटी में विद्यमान है। आपकी चैप्टर में कुछ इसमें लाइन है जो मैं आपको पढ़ देता हूँ। इस तरीके से जो रंग भेद, रेसिज्म के बेसिस पर और कास्टिज्म के बेसिस पर ये लाइन है, तो इनको पढ़ने का मकसद केवल यही है किस तरीके से लोग अपनी कास्ट को समझते हैं और किस तरीके के जो उनके जीवन में वो भुक्तभोगी रहे हैं, अपने जीवन में जो उन्होंने कास्ट के इस दंश को झेला है, वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर आपकी किताब में है तो कम से कम आपको ये पढ़ना तो चाहिए ही। तो ये लाइन है इस तरीके है कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, ये लाइन है कि इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं जो विदेश, बोलते हैं पराई भाषा, पहनते हैं अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक पीटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत। क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसा होता है अछूत, किसकी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोड की तस्वीर होता है या फिर धर्माधीशों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे मैं ही हूँ अछूत?
इसी में से मैं कहता हूँ, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। बाबूराव बागुल की कविता का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा। आप ही की किताब में इस व्यक्ति ने अपने एक्सपीरियंस और इस अनुभव को, इस जो जाति से झेले दंश को, या ये कहें कि रंग भेद के इस झेले दंश को अपने आइडियाज़, अपने विचारों में उसको एक्सप्रेस किया है। इस तरीके की चीज़ें सोसाइटी में प्रिवेल हैं और ये ख़त्म होने के लिए, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, किसी न किसी तरीके से परिवर्तन हुआ है, उसका रूप बदला है, लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं हो पाई हैं। किताब में, आपके चैप्टर में अन्य अन्य व्यक्तियों के नाम भी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से आके इसको ख़त्म करने में योगदान दिया। तो आज का ही विषय, आज का जो चैप्टर था, आज का हमारा ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग जल्दी शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे दिल्ली रहिए, चाहे गाज़ियाबाद रहिए। मिलते हैं जल्दी। बाय, टाटा।